मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में, पूर्णांक संख्याओं के बारे में और परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने सम संख्याओं के बारे में भी पढ़ लिया और विषम संख्याओं के बारे में पढ़ लिया था। मैंने सम संख्या का फॉर्मेट भी बता दिया कि सम संख्या जो होगी वो किस रूप की होगी, आपकी 2n के रूप की होगी। हमें लिखने की ज़रूरत पड़ेगी बार बार में। और ऐसे ही विषम संख्या जो होगी वो किस रूप की होगी, 2n + 1 रूप की होती है हमारी। अब हम आगे बढ़ते हैं आज। तो आज हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याओं के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। मैंने यहाँ परिभाषा लिख दी है और उदाहरण भी लिख दिए हैं कुछ अभाज्य संख्याओं के। तो अभाज्य संख्या क्या होंगी? वे संख्याएं जिनमें केवल स्वयं का भाग जाएगा या फिर किसका भाग जाएगा, 1 का। और 1 का भाग तो हम जानते हैं, मैंने अभी सिखा दिया था आपको जब परिमेय संख्याओं के उदाहरण दिए थे कि 1 का भाग तो सभी संख्याओं में हमारा चला जाता है। तो इसलिए हम क्या देखेंगे फिर, 1 का भाग तो सभी संख्याओं में चला जाता है, इसलिए 1 का भाग देने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम किसका भाग देकर देखेंगे? अन्य संख्याओं का भाग देकर देखेंगे, 2 का भाग देकर देखेंगे, 3 का, 4 का, इस तरह से हम भाग देकर देखेंगे। तो यदि अन्य संख्याओं का भाग नहीं जा रहा है तो क्या होगा फिर? स्वयं का भाग तो सभी में जाता ही है। ये भी है 100% डेफिनेशन है कि किसी भी संख्या में स्वयं का भाग तो 100% जाता ही जाता है और 1 का भाग भी 100% जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि जिनमें केवल स्वयं का भाग जाता है वो संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्याओं में आ जाएंगी। तो मैं उदाहरण लिख रहा हूँ यहाँ पर कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये जो संख्या है ये हमारी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं को हम दूसरे तरीके से भी और सोच सकते हैं कि ये जो होंगी वो गुणज होंगी अन्य संख्याओं की। गुणज, अब गुणज शब्द बोला है मैंने, गुणज का मतलब क्या है कि कोई भी संख्या जो है वो अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में भी होगी। तो अन्य संख्याओं की जैसे आपकी 10 है तो 10 जो है वो 2 का और 5 का गुणनफल है। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हों तो वो होती हैं हमारी क्या, भाज्य संख्याएं होती हैं। कैसी संख्या होती हैं? भाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होंगी? तो फिर वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो मैं एक दूसरी भाषा भी लिख देता हूँ, वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो हमारी कैसी संख्याओं में आ जाएंगी? अभाज्य संख्याओं में आ जाएंगी। किन संख्याओं में आ जाएंगी? अभाज्य संख्याओं में आ जाएंगी। तो 2 के देखिए आप, 2 के कौन कौन से गुणनखंड होते हैं, यानी 2 में किन किन संख्याओं का भाग जा सकता है? तो एक तो जाएगा 1 का और एक जाएगा किसका, 2 का। ऐसे यदि मैंने 3 को देखा तो 3 में केवल किसका भाग जाएगा, या तो 1 का जाएगा या फिर किसका भाग जाएगा, 3 का। क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं? गुणनखंड का मतलब ये होता है कि किन किन संख्याओं का भाग जा सकता है। हम ये कहें कि 10 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं। मैं पर्टिकुलर गुणनखंड की बात नहीं कर रहा हूँ कि 10 के गुणनखंड क्या होंगे। तो 10 के यदि आप गुणनखंड कहेंगे तो 2 गुणा 5 ऐसे लिख सकते हो आप, या फिर ऐसे भी तो लिख सकते हो 10 गुणा 1। तो इसका मतलब गुणनखंड क्या होगा 10 के, यानी 10 में किन किन संख्याओं का भाग जा सकता है। तो बताइए, 1 का भाग जाता है नहीं जाता है? 10 का भाग जाता है नहीं जाता है? 2 का भाग जाता है नहीं जाता है? 5 का भाग जाता है नहीं जाता है? जाता है। तो हमें बस वही चीज़ देखनी है कि उस संख्या में केवल 2 संख्याओं का भाग जा रहा है या 2 ही गुणनखंड हैं, तो वो होगी हमारी अभाज्य। अन्यथा क्या होंगी? हमारी बची हुई सभी भाज्य संख्याएं होंगी। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है हमारा? 2 के देखे हमने तो 2 में केवल 2 का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है। 3 में केवल 1 का भाग जाता है और 3 का जाता है। ऐसी 5 का, 7 में, 11 में, 13 में, 17 में, इस तरह से टोटल 1 से लेके 100 तक की जो संख्याएं होती हैं उनमें टोटल कितनी संख्या होती है? ये 1 से
100 तक जो अभाज्य संख्या होंगी, अभाज्य संख्या कितनी होंगी, 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है, टोटल 25 संख्याएं होती हैं। गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो 25 अभाज्य संख्या होती है 1 से लेके 100 तक। ये हमें ध्यान रखना है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर 1 का क्या होगा, तो 1 के बारे में हम पढ़ेंगे। तो 1 के यदि आप देखेंगे तो 1 में केवल 1 का भाग जाएगा। फिर दोबारा कहा आपने तो 1 में केवल 1 का भाग जाएगा। मैंने दोबारा पूछा एक और बार, आप जितनी बार पूछेंगे आपका एक ही आंसर निकल के आएगा, क्या कि 1 में किसका भाग जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, 1 का भाग जाएगा। मैंने पूछा दोबारा आपसे, आपका 1 में किसका भाग जाएगा, तो 1 का भाग जाएगा। तो इस तरह से आपका 1 जो है, जो 1 है इसका केवल कितना गुणनखंड है, इसका केवल 1 गुणनखंड है। इसका केवल कितने गुणनखंड है, 1 गुणनखंड है। इसका जब केवल 1 गुणनखंड है तो परिभाषा क्या लिखवाई, वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो होती है हमारी अभाज्य संख्याएं। और अब मैं भाज्य संख्याओं की भी परिभाषा लिखवा रहा हूँ आपको। तो भाज्य संख्याएं क्या होंगी, वे संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं। वे संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो होंगी हमारी सभी कैसी संख्याएं, भाज्य संख्याएं होंगी वो हमारी सभी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मैंने कहा भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर 1 नहीं लिखा तो 1 के बारे में लिख दिया, इसका केवल 1 गुणनखंड होता है। अभी सुनना, आप 1 के बारे में हम सीखेंगे कि ये भाज्य होती है या अभाज्य होती है। और इसमें क्या लिखा मैंने, 3 या 3 से क्या लिख दिया अधिक, और यहाँ पर क्या लिखा केवल 2। तो इसका तो केवल 1 गुणनखंड है और इसका देखिए 2 गुणनखंड है तो अभाज्य में आ गया। इसके देखे तो 2 गुणनखंड है तो क्या आ गया, अभाज्य में आ गया। अब भाज्य में क्या क्या आएगा, जैसे मैंने ले लिया 4, तो 4 में 1 का भाग जाएगा, या फिर 4 में और किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। 4 में और किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। 4 में हमारा और किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। और 4 में हमारा किसका भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा। तो 4 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो 3 गुणनखंड आ गए। यहाँ पर कितने गुणनखंड आए, 2 गुणनखंड आए। यहाँ पर कितने गुणनखंड हैं, 2। यहाँ पर कितने गुणनखंड हैं, 2। और यहाँ पर कितने हैं, 3 गुणनखंड हैं। कितने गुणनखंड हैं, 3 गुणनखंड है। तो ये हो जाएगी हमारी भाज्य संख्या। तो अब 1 क्या होगा, 1 के लिए हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 गुणनखंड होने चाहिए, यहाँ 3 होने चाहिए। तो 1 जो होगा हमारा न तो भाज्य होगा न ही क्या होगा, अभाज्य होगा। न भाज्य होगा न ही अभाज्य होगा। तो 1 के बारे में क्या लिख सकते हैं, 1 जो होता है न भाज्य होता है न अभाज्य होता है। अब और आगे बढ़ते हैं हम। सम संख्या हमने 2 ली, एक सम संख्या हमने 4 ली और एक और ले रहा हूं मैं 6। तो 6 में किन किन का भाग जा सकता है, 1 का, 2 का, 3 का और 6 का। इसके बाद यदि आप आगे बढ़ते हैं तो प्रत्येक सम संख्या के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड ही मिलेंगे। केवल 2 एक ऐसी संख्या है जिसके 2 गुणनखंड मिलते हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या जो होती है हमारी, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी।
आप इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। अब हम आगे बढ़ते हैं। भाज्य संख्याओं के बारे में पता चल गया कि वे संख्याएं जिनमें केवल 2 संख्याओं का ही भाग जाता है, यानी एक तो स्वयं का जाएगा या फिर 1 का जाएगा। और भाज्य संख्याएं क्या होंगी? जिनमें 3 या 3 से अधिक संख्याओं का भाग चला जाए, वो होती है हमारी भाज्य संख्या। जैसे 4 है, 4 में 1 का भी भाग जा सकता है, 2 का भी भाग जा सकता है, 4 का भी भाग जा सकता है। या हम दूसरी डेफिनेशन क्या कहें कि वे संख्याएं जिनमें 3 या 3 से अधिक संख्याओं का क्या चला जाए, भाग चला जाए, वो हमारी होती हैं भाज्य संख्याएं। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये हमारी हो गई भाज्य संख्या, आप इसको लिख सकते हैं। वीडियो को रोककर आप नोट्स बनाते रहें साथ साथ में। आगे देखिए, अब हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्याएं। लेकिन अपरिमेय संख्याओं से पहले हमें एक चीज आनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्याएं। कैसी संख्याएं? पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं, कैसे प्राप्त की जाती है? तो पूर्ण वर्ग संख्या कैसे प्राप्त करेंगे? कोई भी संख्या है हमारे पास, उसको यदि हम स्वयं से गुणा कर दें, जो प्राप्त संख्या होगी वह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है हमें। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? पूर्ण वर्ग संख्या कैसे प्राप्त करेंगे? किसी संख्या को यदि स्वयं से गुणा करें तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है। किसी संख्या को यदि स्वयं से गुणा करें तो प्राप्त संख्या जो होगी वो कैसी संख्या होगी? हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। या हम दूसरे तरीके से क्या कहें, यदि किसी संख्या के अभाज्य संख्या बता दी मैंने, तो अभाज्य गुणनखंड नाम आ रहा है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा कि किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना ही हमारा क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड रूप होता है। तो किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में दो समान संख्याओं के समूह बन रहे हैं तो दो समान संख्याओं के समूह बन रहे हैं तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। वह कौन सी संख्या होगी? वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। वह पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अब समझना ध्यान से। मैंने कहा आपसे कोई भी संख्या ली, हमने लिया 1 को यदि हम 1 से गुणा कर दें, स्वयं से गुणा कर दिया, तो उत्तर क्या आएगा? 1। जो 1 आएगा वो आएगा आपका पूर्ण वर्ग। क्या आ जाएगा? पूर्ण वर्ग। इसके अलावा मैंने 2 लिया और 2 को 2 से गुणा कर दिया, तो उत्तर जो आएगा 4। ये भी आपका क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा। मैंने 3 लिया, 3 को गुणा किया 3 से, आंसर क्या आया आपका? 9। तो 9 जो होगा आपका क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा। मैंने लिया 4 को गुणा किया 4 से, तो ये जो होगा आपका 16 आएगा आंसर, और ये भी क्या होगा? आपका पूर्ण वर्ग होगा। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं कैसे ज्ञात की जाती हैं वो आपको पता चल गया होगा। या फिर हम क्या कह सकते हैं, किसी भी संख्या का स्क्वायर कर दें। जैसे मैं 2 का स्क्वायर करना चाहता हूँ, तो 2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है? 2 गुणा 2। तो 2 गुणा 2 करेंगे तब भी क्या आ जाएगा? 4। तो इस तरह से हम पूर्ण वर्ग संख्याएं प्राप्त
करते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने का तरीका पता चल गया। अब यदि हमें चेक करना है कोई संख्या आ जाए कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो उसका हम कैसे पता लगाएंगे, तो उसका भी कैसे पता लगाएंगे वो समझिए। मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे मैंने ले लिया 64 लिया। अब 64 के आप गुणनखंड करेंगे, तो 64 के आप गुणनखंड करेंगे तो कैसे गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले किसका भाग जाएगा 64 में, 2 का कितनी बार जाएगा 32 बार, फिर 2 का भाग देंगे, फिर कितनी बार जाएगा 16 बार, फिर 2 का भाग देंगे 16 में कितनी बार जाएगा 8 बार, फिर 2 का भाग देंगे 8 में कितनी बार जाएगा 4 बार, फिर 4 में भाग देंगे 2 का तो कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार। यानी 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो आप क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। मैंने क्या लिखवाया अभी कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2-2 समान संख्याओं के समूह बन रहे हैं। तो देखिए आप समूह बनाइए, एक समूह बन गया 2-2 समान संख्याओं का, फिर एक समूह बन गया और एक समूह बन गया। यदि समूह बन रहे हैं तो वह कहलाएगी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या, अन्यथा वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगी। जैसे एक उदाहरण और समझते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी वो, तो मैंने लिख दिया आपको 128। तो 128 में भाग दीजिए 2 का कितनी बार जाएगा 64 बार, फिर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बताइए 32 बार, फिर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 16 बार, फिर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार, फिर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, फिर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 का भाग देंगे 2 में तो कितनी बार जाएगा 1 बार। अब 128 को हम क्या लिख सकते हैं, 128 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। कितनी बार आ रहा है 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 बार। तो 1 बार 2 बार 3 बार और 2-2 समूह बन गए। तो ये एक समूह बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया। लेकिन ये वाला जो समूह है वो पूरा नहीं हो पाया क्योंकि इसमें 2 समान संख्याएं नहीं आ रही हैं। इसलिए ये जो होगी आपकी वो क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या देख लिया हमने कि 128 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए, तो यहाँ हमारी जो ग्रुपिंग हो रही है, ग्रुप जो बन रहे हैं, समूह जो बन रहे हैं वो पूरे नहीं बन पा रहे हैं। 2 अकेला रहा नहीं रहा, तो 2 में 1 और 2 आ जाता तो ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाता। ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अब हम सीखते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी हमारी, उसके बारे में पता चलता है। अब हमें देखिए पूर्ण वर्ग और पूर्ण वर्ग नहीं के बारे में पता चल गया। अब हमें अपरिमेय संख्याओं के बारे में सीखना है। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी, जिन्हें हम P/Q रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, हमारी होंगी अपरिमेय संख्याएं। अब इस वाली डेफिनेशन से हमें पता नहीं चल पाता है कि ये है क्या है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, तो √2, √3, √5, ये सभी आपकी कैसी संख्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। इसके अलावा एक होता है हमारा पाई। अब कईयों के दिमाग में ये रहता है कि पाई का मान तो सर हमने 22/7 पढ़ा है। पाई का मान क्या पढ़ा है हमने, 22/7 पढ़ा है। तो 22/7 तो एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन वास्तविकता में पाई का मान 22/7 नहीं होता है। बस इसकी कैलकुलेशन करने के लिए, सवालों की कैलकुलेशन करने के लिए पाई का मान क्या ले लिया है, 22/7 ले लिया है। अन्यथा पाई का मान कुछ इस तरह से होता है 3.14... अब ये क्या आ गया, ये दशमलव वाली संख्या आ गई हमारी। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम कि दशमलव संख्याओं में परिमेय संख्याओं को कैसे दर्शाते हैं और अपरिमेय संख्याओं को दर्शाने का तरीका क्या रहता है दशमलव रूप में। लेकिन अभी हम केवल ये पढ़ रहे हैं कि अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो हमारी √ के रूप की होती हैं। एक पाई भी होता है हमारा, और बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं हमारी। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
तो अपरिमेय संख्याओं की यदि हम दूसरी परिभाषा दें तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय जो संख्या होंगी हमारी, अपरिमेय संख्याएं जो होंगी हमारी वो किस रूप की होंगी, वो समझना ध्यान से, अंडर रूट एक्स रूप की होती हैं। यहाँ पर जो x है, पहली बात तो जो x है वो पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, पूर्ण वर्ग नहीं है। दूसरी बात x जो होता है वो हमारा कैसा होना चाहिए, एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। दूसरी बात प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। या फिर मैं ये कहूँ कि x का जो मान है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, माइनस का। माइनस का क्यों नहीं होना चाहिए उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि यदि अंडर रूट के अंदर माइनस संख्या आ जाए, जैसे अंडर रूट के अंदर माइनस मैंने 4 लिख दिया तो देखो 4 तो पूर्ण वर्ग होती है, लेकिन माइनस क्या आ गया, 4 के आगे माइनस आ गया, तो अब इसको हम अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे। तो फिर क्या कहेंगे, इसको हम पढ़ेंगे काल्पनिक संख्याओं में। किस में पढ़ेंगे, काल्पनिक संख्याएँ भी होती हैं हमारी, उसमें पढ़ेंगे हम आगे। तो वो आगे की बातें हमारी। तो ऋणात्मक भी नहीं होना चाहिए। क्या जीरो हो सकता है, यहाँ पर जीरो भी नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जीरो जो होता है हमारा, और जीरो का यदि हम वर्गमूल निकालें तो वो आता है हमारा जीरो ही आता है। क्या आता है हमारा, जीरो ही आता है। जीरो का यदि हम वर्गमूल निकालें तो जीरो ही आता है, इसलिए यहाँ पर x का मान जीरो भी नहीं होना चाहिए। इसलिए तो मैंने क्या लिखा कि प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है हमारी, 1 से। जीरो शामिल नहीं करना, क्योंकि जीरो हमारा क्या होता है, पूर्ण वर्ग होता है। क्या होता है, जीरो जो होता है हमारा, ये क्या होता है आपका, पूर्ण वर्ग होता है, पूर्ण वर्ग होता है। क्या होता है हमारा, पूर्ण वर्ग होता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अंडर रूट के रूप की जो संख्या होंगी वो सभी हमारी कैसी संख्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। अब हम अपरिमेय संख्याओं के जोड़, बाकी गुणा, भाग सीखेंगे। इसके अलावा हम दशमलव रूप भी सीखेंगे कि परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप कैसे होते हैं, अपरिमेय संख्याओं के दशमलव रूप कैसे होते हैं। तो ये रही आपकी अपरिमेय संख्याओं की डेफिनेशन। यदि हम और आगे पढ़ें तो जैसे मैंने लिख दिया अंडर रूट 16, मैंने लिखा पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। क्यों लिखा है मैंने, इसके पीछे कारण है। आप 16 के गुणनखंड करेंगे, करिए आप 16 के गुणनखंड, तो क्या आएंगे, 2 का भाग देंगे 8 बार, फिर 2 का भाग देंगे 4 बार, फिर 2 का भाग देंगे 2 बार, फिर 2 का भाग देंगे 1 बार। तो इस तरह से क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ क्या बन गया, समूह बन गया 2 2 के, 2 2 समान संख्याओं के समूह बन गए। एक समूह से एक संख्या बाहर आती है तो 2 बाहर आ गया, और ये 2 बाहर आ गया। एक समूह से एक संख्या बाहर आती है और वो अंडर रूट हट जाता है, तो 2 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो बताइए 4 पर अंडर रूट रहा क्या, नहीं रहा। 4 पर अंडर रूट दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो 16 जो था अंडर रूट के अंदर वो पूर्ण वर्ग था, इसलिए वो हमारी कैसी संख्या नहीं हुई, अपरिमेय संख्या नहीं हुई। उसको हमने सरल करके देखा तो वो क्या बन गई, आपकी परिमेय संख्या बन गई। और ये है आपकी पूर्ण वर्ग संख्या। कैसी है, पूर्ण वर्ग है 16। कैसे प्राप्त की जाती है, 4 गुणा 4 करके प्राप्त की जाती है 16। तो इसलिए मैंने क्या लिखा कि पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। तो समझ में आया, पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। क्यों लिखा मैंने, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। क्यों लिखा, क्योंकि 0 लिख दिया हमने, माइनस की यदि लिख देते हैं हम तो वो हमारी होती है काल्पनिक संख्या। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है। अब हमने रूट को सॉल्व करना सीख लिया है। यदि ऐसे हो, जैसे 32 है अंडर रूट के अंदर, इसको यदि हम सरल करें तो क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसमें समूह बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा एक समूह से, इस वाले समूह से भी 1 2 बाहर आ जाएगा। ये समूह अधूरा है। जब समूह अधूरा होता है तो उससे अंडर रूट नहीं हटता है, उसके ऊपर अंडर रूट लगा रहता है।
जो भी समूह अधूरा होता है उसके ऊपर अंडर रूट लगा रहता है, जो समूह पूरे होते हैं उनसे एक एक संख्या बाहर आ जाती है। तो इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, 4 गुणा अंडर रूट 2। तो क्या अंडर रूट हटा हमारा? नहीं हटा। जब तक अंडर रूट नहीं हटता है सरल करने के बाद भी, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या कैसी संख्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। अब एक और सीख लेते हैं यहीं पर हम छोटा सा उदाहरण। ये है हमारा अंडर रूट 2 और गुणा अंडर रूट 2। यदि हम इसको लिखना चाहें तो समान संख्या होती है, घातों के नियम आपने पढ़े होंगे। ये ए माना मैंने और ये भी क्या माना? ए माना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इसी तरह इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और स्क्वायर हो यदि किसी भी अंडर रूट के ऊपर, तो वह अंडर रूट हट जाता है तो क्या आ जाएगा? केवल 2 आ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? अंडर रूट के ऊपर यदि स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाता है, केवल वह संख्या रह जाती है, तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये हो गई हमारी अपरिमेय संख्याएं। अब हम इनके जोड़, गुणा, बाकी भाग वगैरह सीखते हैं कल, और इसके अलावा इनके दशमलव प्रसार भी सीखेंगे।